नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं, भारती कुमारी। आप सबको पता ही है, आजकल मैं सुना रही हूँ आप सबको बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का 10वां भाग। 9वें भाग में आपने सुना कि शेखर, गिरीन्द्र और गुरुचरण तीनों की एक साथ वार्तालाप होती है। वहां पे ललिता की विवाह की चर्चा होती है और उससे पहले शेखर को पता चल जाता है कि जो मकान गुरुचरण ने गिरवी रखा था उनके पिता नवीन चंद्र जी के पास, वो गिरीन्द्र के दिए पैसों से वो मकान उन्होंने छुड़ा लिया। अब वो मकान उनका है क्योंकि गिरीन्द्र ने सारे पैसे दिए। और इतना ही नहीं, ललिता के लिए वर खोजने में भी गिरीन्द्र गुरुचरण की मदद कर रहा है। तो उन तीनों की वार्तालाप होती है वहां पर। और शेखर कहता है कि वो सुबह अपनी माँ को लेकर वायु परिवर्तन के लिए जा रहा है। तो जब उन तीनों की वार्तालाप शुरू होती है तो वहां ललिता भी होती है, लेकिन जैसे ही शादी की बात शुरू होती है ललिता वहां से उठकर चली जाती है। अब आगे अपने विवाह की बात आरंभ होते ही ललिता वहां से उठ आई थी और शेखर के कमरे में बैठी उसके सूटकेस में गर्म कपड़े लगा रही थी। पैरों की आहट सुनकर उसने सिर ऊंचा किया। शेखर कमरे में आ रहा था। उसका चेहरा इस तरह उतरा हुआ था जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा हार कर अदालत से बाहर आ रहा हो। इस 1 घंटे में के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे शेखर के चेहरे का सारा तेज निकल गया? ये ना समझ पाने के कारण ललिता बेचैन हो उठी। वो एकदम उठ खड़ी हुई। शेखर ने सूखे गले से यूं ही प्रश्न किया, क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शेखर के निकट आकर उसने शेखर का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और रुआंसे स्वर में बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया शेखर? शेखर ने ललिता की बात को टालने वाले अंदाज में कहा, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। ललिता की आत्मीयता से जैसे उसके अंदर की शक्ति फिर से लौटने लगी थी। अपना हाथ छुड़ाकर वो पास के स्टूल पर बैठ गया और बात बदलते हुए पूछने लगा, बताओ तो क्या हो रहा है? सहज भाव से ललिता ने उत्तर दिया, तुम्हारा मोटा ओवरकोट रखना भूल गई थी। पिछली बार तुम्हें यात्रा में बहुत तकलीफ हुई थी, अब ऊपर ही रख दिया है। ठंड लगे तो पहन लेना, आलस मत करना। शेखर ना जाने क्या सोच रहा था, अचानक बोल उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ललिता ने आश्चर्य से पूछा, क्या नहीं हो सकता? इसे नहीं पहनोगे? शेखर कुछ लज्जित सा होकर बोला, अरे नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, छोड़ो उसे। ये बताओ, माँ का सारा जरूरी सामान संभाल कर रख दिया ना? हाँ, वो तो दिन में ही संभाल दिया था, ललिता ने जवाब दिया। कुछ देर चुपचाप उसकी ओर ताकते हुए शेखर ने उससे प्रश्न किया, क्यों ललिता, अगले साल से ये सब कौन करेगा? ललिता चुप रही तो शेखर ने फिर बात आरंभ की, पराए घर जाने से पहले मेरी कौन चीज कहाँ है मुझे सब बता जाना, नहीं तो जरूरत होने पर मुझे ढूंढने पर एक भी चीज नहीं मिलेगी। ललिता ने थोड़ा तुनक कर कहा, हटो शेखर, जाओ। शेखर फीकी हंसी हंसा और बोला, हटना भी होगा और जाना भी होगा, लेकिन मुझे ये समझा दो कि मेरा निवाह कैसे होगा। मुझे तो अपनी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, अगर जरूरत पर कोई चीज नहीं मिलेगी तो मैं भी गुरुचरण चाचा जी की तरह बन जाऊंगा, एक कमीज, एक धोती और एक दुपट्टा। फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात ललिता को कहीं अंदर तक भेद गई। चाबियों का गुच्छा छन्न से फर्श पर डालकर वो लगभग दौड़ती हुई शेखर के कमरे से बाहर हो गई। सीढ़ी उतर कर अपने घर में आई तो देखा अन्ना काली अपनी छत के दूसरे कोने में जमीन पर बैठी कुछ कर रही है। चांदनी रात होने पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया कि वह क्यों व्यस्त है, इसलिए ललिता उसके निकट चली आई। देखा अन्ना गेंदे के बहुत सारे फूल इकट्ठे कर रखे हैं। अन्ना ने गेंदे के बहुत सारे फूल इकट्ठे कर रखे हैं और उसकी माला गूंथ रही है।
ललिता उसके पास बैठती हुई बोली, ये क्या कर रही है अन्ना? अरे दीदी, माला गूंथ रही हूँ, आज मेरी गुड़िया बेटी का ब्याह है। अन्ना ने बिना सिर ऊपर किए व्यस्त भाव से कहा। अच्छा, तूने तो मुझे बताया ही नहीं, ललिता ने थोड़े आश्चर्य से पूछा। अन्ना बोली, अरे बताती कैसे, पहले तय कहाँ था? बाबूजी ने अभी अभी पत्रा देखकर बताया कि आज रात के अलावा इस पूरे महीने में ब्याह का कोई लगन नहीं है। लड़की बड़ी हो गई है दीदी, इसे घर में ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है, जैसे तैसे भी इसे विदा करना ही होगा। दो तो दीदी, कुछ रुपये तो दो, कुछ मिठाई मंगवानी है मुझे। अन्ना काली ने एकदम बुजुर्ग वाले अंदाज में कहा। अच्छा, रुपये की जरूरत हो तो दीदी याद आती है, ललिता हंसकर बोली। अच्छा जा, मेरे तकिए के नीचे रखे होंगे, ले ले। लेकिन ये बता, क्या गेंदे की फूल की वरमाला से ब्याह हो जाता है? होता है दीदी, हो जाता है। जब और कोई फूल ना मिले तो गेंदे के फूल के से ही वरमाला से काम चल जाता है, अन्ना काली ने बड़ी बूढ़ी औरतों के स्वर में कहा। मैं अपनी कितनी गुड़िया लड़कियों के ब्याह ऐसी वरमालाओं से निपटाए हैं दीदी। फिर अधूरी मारा नीचे रखकर बोली, जरा इसे पूरी कर दो ना दीदी, मैं मिठाई का प्रबंध करके अभी आती हूँ। हंसती हुई ललिता माला उठाकर उसे गूंथने लगी। थोड़ी देर बाद अन्ना काली व्यस्त भाव से आई और दूर से ही ऊंचे स्वर में बोली, और तो सब प्रबंध हो गया, सबको कह भी दिया है, बस शेखरदा रह गए हैं। चलूं जरा उन्हें भी कह आऊं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे वो। उसी व्यस्त भाव से वो वापस चली गई। शेखर को निमंत्रण देने के बाद फिर नीचे आई और बोली, दीदी, शेखरदा एक माला मांग रहे हैं, तुम जाकर उन्हें दे आओ, मैं इधर काम देखती हूँ, लग्न घड़ी आ गई है, अब देर नहीं की जा सकती। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, तू ही जाकर दे आना अन्ना, मैं माला गूंथ रही हूं ना। अच्छा, तो वो बड़ी माला मुझे दे दो। अन्ना ने माला के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ललिता ने माला उठाई, पर जाने उसे क्या सूझी, कहने लगी, अच्छा मैं ही दे आती हूँ शेखर को माला। अन्ना काली को इस बात से बड़ी राहत मिली। बड़े ही व्यस्त भाव से बोली, यही ठीक रहेगा दीदी, मुझे तो देखो ना कितने काम पड़े हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है मुझे, आखिर मेरी गुड़िया का ब्याह जो है। ललिता ये सुनकर हंसने लगी, फिर उठ खड़ी हुई और माला लेकर शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। शेखर मेज पर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक कोई पत्र लिख रहा था। उसे पता नहीं चला कि ललिता दबे पांव कमरे में आ गई है और उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है। कुछ देर ललिता उसी तरह खड़ी रही कि शायद शेखर को पता चल जाए कि वो आ गई है, लेकिन जब उसने देखा कि शेखर पत्र लिखने में बहुत तल्लीन है तो उसका ध्यान बटाने और चौंकाने के लिए ललिता ने 2 कदम आगे बढ़कर फुर्ती के साथ शेखर के गले में माला डाल दी और पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर कहा, अन्ना, और मुंह मोड़ कर देखा तो स्टूल पर ललिता बैठी हुई थी। शेखर एकदम उठ खड़ा हुआ और गंभीर भाव में बोला, ये क्या किया ललिता? ललिता डर गई। वो भी उठ खड़ी हुई और शंकित स्वर में बोली, क्यों, क्या हो गया? शेखर ने उसी गंभीर स्वर में कहा, तुम जानती नहीं क्या हुआ? तो जाकर अन्ना काली से पूछाओ, आज की रात गले में वरमाला पहना देने से क्या होता है? बात समझ में आने के कारण क्षण मात्र में ललिता का चेहरा लाज से सिंदूरी हो उठा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, ये मतलब नहीं था उसका, कहती हुई वो लगभग भागती हुई नीचे उतर गई। शेखर आवाज लगाता रह गया, सुनो ललिता, एक बात सुन जाओ, जरूरी बात। सीढ़ियां उतरती हुई ललिता ने शेखर की बात सुनी जरूर, लेकिन वो रुकी नहीं। तीर की तरह अपने कमरे में पहुंची और आंखें मूंद कर अपने बिस्तर पर लेट गई। वो लाज से मरी जा रही थी। पिछले 5-6 वर्षों से ललिता शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर उससे कभी भी किसी तरह का मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उससे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर के मुंह से आज इतने बड़े मजाक की बात निकलेगी, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी।
शेखर ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान कर वह बिस्तर पर लेटी लेटी लात से सिकुड़ने लगी। इतने में शेखर के घर की मेहरी की आवाज सुनाई पड़ी। ललिता दीदी कहाँ है? उन्हें छोटे बाबू बुला रहे हैं। विवश होकर ललिता उठी, बाहर आई और मृदुल स्वर में बोली, अभी आती हूं। मेहरी चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओट से झांक कर देखा, शेखर अभी तक पत्र लिख रहा है। कुछ देर चुप रहकर उसने बहुत साहस से पूछा, क्या कोई काम है शेखर? शेखर ने लिखते लिखते जवाब दिया, पास आओ बताता हूं। ललिता हिली भी नहीं, वहीं से खड़े खड़े बोली, नहीं वहीं से बताओ। शेखर हंसते हुए बोला, ये अचानक से तुमने क्या कर डाला ललिता, बताओ तो। ललिता ने रूठे स्वर में कहा, हटो भी, फिर से वही बात। शेखर ने उसकी ओर मुंह कर कहा, अरे वाह, मुझे डांट रही हो? मैंने क्या किया? किया तो तुमने है। ललिता ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम बस माला लौटा दो। शेखर बोला, इसीलिए तो बुलवाया है ललिता, तुम पास आओ, माला अभी लौटा देता हूं। तुमने आधा काम किया है, तुम यहां आओ, मैं उसे पूरा कर देता हूं। ललिता दरवाजे के पास खड़ी अपने को बहुत हीन और अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ क्षण चुप रहकर बोली, सच कह रही हूं शेखर दा, सच कह रही हूं शेखर, तुम इस तरह का मजाक करोगे तो फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, कह देती हूं। माला लौटा दो मुझे। शेखर ने मेज पर रखी माला उठाकर कहा, ले जाओ। नहीं, वहीं से फेंक दो मेरे पास। ललिता ने जिद की। नहीं, फेंकूंगा नहीं, पास आओ और ले जाओ। शेखर ने भी शरारती अंदाज में कहा, तो रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। गुस्से में ललिता का स्वर रुआंसा हो गया। शेखर ने ऊंचे स्वर में कहा, लेकिन आधा काम तो रह ही गया। रह गया तो रहने दो, ललिता ने गुस्से में कहा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन वो नीचे नहीं गई, पूर्व की ओर खुली छत पर एक किनारे में रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। आकाश में चांद ऊपर उठने लगा था और वातावरण की ठंडक बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद लज्जा और अभिमान से उसका शरीर जल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी थी। वो अनाथ है, निराश्रित है, इसीलिए तो लोग उस पर तरस खाते हैं, उसे अपना स्नेह देते हैं। शेखर भी आज तक यही करता आया है, लेकिन आज अचानक उसने ऐसा निर्मम मजाक कर उसका अपमान क्यों किया? दूर क्षितिज पर दृष्टि गराए ललिता यही सब सोच रही थी कि उसने चौंक कर पीछे देखा। शेखर उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके संभलने से पहले ही शेखर ने आगे बढ़कर वो फूल माला उसके गले में डाल दी। ललिता को बड़े जोर का रोना आ गया। क्रोध और रुदन मिश्रित स्वर में वो जोर से बोली, ऐसा क्यों किया तुमने शेखर? तुमने क्यों किया था? शेखर ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, कहती हुई ललिता ने माला को तोड़ फेंकने के लिए हाथ उठाया ही था कि सहसा उसकी दृष्टि शेखर से मिल गई और उसका हाथ रुक गया। माला तोड़ फेंकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो रोती हुई बोली, मैं अनाथ हूं, इसीलिए क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? शेखर अब तक तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ललिता की ये बात सुनकर वो गंभीर हो गया। मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं या तुम मेरा अपमान कर रही हो ललिता? ये सुनकर ललिता थोड़ी डर गई। आंखें पोंछती भी बोली, मैंने क्या अपमान किया? शेखर कुछ क्षण चुप रहा, फिर अपने स्वाभाविक स्वर में गंभीरता के साथ बोला, जरा विचार कर देखोगी ललिता तो पता चल जाएगा। आजकल तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। कलकत्ता से बाहर जाने से पहले इसीलिए मैंने उन ज्यादतियों को बंद कर दिया है। ललिता ने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। स्निग्ध उज्जवल चांदनी में दोनों छत पर चुपचाप खड़े रहे।
नीचे अन्ना काली की गुड़िया लड़की के ब्याह की शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ देर उसी तरह मंत्रमुग्ध खड़े रहने के बाद शेखर ने स्वर में अपार स्नेह भरकर कहा, अब उसमें मत खड़ी रहो, जाओ नीचे जाओ। जाती हूं, कहती हुई ललिता नीचे झुकी और उसके पैरों को छूती हुई उठकर खड़ी हो गई। तब धीरे से बोली, मुझे क्या करना होगा ये बता जाओ। शेखर को हंसी आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और ललिता को अपने से सटाकर उसके अधरों पर अपने अधर छुआ कर बोला, मुझे कुछ भी नहीं बताना होगा ललिता, आज से तुम अपने आप ही सब कुछ समझने लगोगी। ललिता के शरीर में रोमांच आया। वो पीछे हटती भी बोली, मैंने अचानक तुम्हारे गले में माला डाल दी, क्या इसी कारण तुमने ऐसा किया? शेखर हंसा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ये बात नहीं है ललिता, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा था। आज मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि आज ही मैं ठीक तरह से समझ चुका हूं कि मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकूंगा। ललिता चुप रही। उसका रोम रोम खिल उठा। धीमे स्वर में बोली, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ये सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, माँ सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी। ये हो नहीं सकेगा। हाँ, बाबूजी सुनेंगे तो गुस्सा होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन माँ दुखी नहीं होंगी, वो बहुत खुश होंगी। पर अब तुम इस सब की चिंता ना करो, जो होना था वो हो गया, उसे अब न तुम अनहुआ कर सकती हो ना मैं। इसलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो, जाओ नीचे जाकर माँ को प्रणाम कराओ। परिणीता का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में परिणीता का 10वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।